हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम साईएस। देखो, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बराक ओबामा ने कहा था दैट वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू फील द फुल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड ये बात सही है। लेकिन इसके साथ इन्होंने इस बात को भी कहा था दैट द लास्ट जनरेशन दैट कैन डू समथिंग अबाउट इट। एंड ये हम आज के वक्त में देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक कितना बड़ा इशू है, इनएविटेबल इशू है, जो आने वाले फ्यूचर में और भी ज्यादा डिजास्टर ला सकता है। एंड एक्चुअली ये सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है ऑल ओवर जब हम बात करते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर में, राइट। तो देखो, एज सच जो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन कहा जा रहा है दैट विल बी एंथ्रोपोजेनिक, ऐसा कहा गया है। एंड उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज रहेगा। और देखो, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, द प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025, जो ये हाईलाइट कर रहा है कि अगर यहां पर हम प्रॉपरली टैकल ना करें, एज सच जब बात आता है ओवरऑल ग्लोबल फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन का, तो ग्लोबल वार्मिंग भाई काफी तेजी से इंक्रीज कर सकता है। जो हमारा टारगेट है कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर हम 2 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत गैप में से रखें, वो एक्सीड कर सकता है। और यही चीज को इसने हाईलाइट किया है काफी अच्छे से, that it have underscores a critical misalignment between global fossil fuel production plan and the imperatives of the Paris Agreement here। तो आइए इस लेक्चर में इस रिपोर्ट को हम समझेंगे, किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। और ये आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, चाहे बात आप प्रीलिम्स की करो या मेंस की करो। तो हम ओवरऑल यहां पर इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे, तो दिस लेक्चर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, नाउ सारी चीजों को समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है, क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या एज सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, बेस्ट ऑप्शनल क्या हो, तो इस तरह के कई डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं हमारे फ्री 1-to-1 मेंटरशिप के साथ में, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप फिल कीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स आपको और आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको यहां पर क्लियर करेंगे। तो देखो, जैसा कि हमने इनिशियली डिस्कस किया कि द प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025, तो इसे रिलीज किया गया है। सबसे पहले ये कौन सी इंस्टीट्यूट रिलीज करती है, आपके प्रीलिम्स में सीधा सीधी ये पूछा जा सकता है, एंड एक प्रोबेबल क्वेश्चन यहां पे डेफिनेटली बन सकता है। तो आप इसे जरूर से जरूर लिख लेना अच्छे से, दैट द प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025 ये पब्लिश किया गया है बाय स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट, SEI के द्वारा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। Stockholm Environment Institute है, at the same time Climate Analytics and the International Institute for Sustainable Development, IISD, very very important for exam again, okay। तो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025 कौन पब्लिश करती है, तो ये एज सच इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड एट द सेम टाइम विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। नाउ ओवरऑल जब हम देखते हैं तो ये 5वां एडिशन है इस बार का, दिस इज द 5th एडिशन जो 2025 में आया है। और पहली बार ये जो रिपोर्ट था ये 2019 में हमने देखा था इसका पहला एडिशन। नाउ इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट एग्जामिन्स द वाइडनिंग गैप किस बीच में, कि जो गवर्नमेंट का एज सच करेंट, हम जब बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, एंड जो हमने कमिटमेंट कर रखा है लेट्स से अंडर पेरिस एग्रीमेंट, कि जो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग है वो हम 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखने वाले हैं, ओके। तो हम उसको कहीं बाहर ना, मतलब उसके बाहर ना चले जाएं। वैसे में होगा क्या कि ऐसे में इसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें ओवरऑल, राइट। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो डिजास्टर हमें देखने को मिलेगा, क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में यहां पर चीजें और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी, राइट। तो ओवरऑल यहां पर ये जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस बार के फाइंडिंग के हिसाब से एक रेड, आप समझ लो कि रेड अलार्म के जैसा है, दैट द प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025 फाइंड्स दैट 10 इयर्स आफ्टर द पेरिस एग्रीमेंट, 10 साल हो चुके हैं पेरिस एग्रीमेंट को, राइट। 2015 में हुआ था। नाउ गवर्नमेंट प्लान्स टू प्रोड्यूस मोर देन डबल द वॉल्यूम ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ऐसा कहा जा रहा है कि ओवर जो फॉसिल फ्यूल्स का जो ओवरऑल यहां पर प्रोडक्शन है ये पहले के मुकाबले डबल हो चुका है, राइट। और 2030 तक ये और तेजी से बढ़ सकता है, यहां पर कहा जा रहा है। और ऐसे में जो हमने कमिटमेंट कर रखा है ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं हम उसमें विफल ना हो जाए, सबसे बड़ी बात यह है। और जो हमने यहां पर एज विद रिस्पेक्ट टू पेरिस एग्रीमेंट, हमने यहां पर कहीं ना कहीं जो ओवरऑल पॉइंट्स रखा है, हमने जो कमिटमेंट्स किया, कई सारे कंट्रीज ने मिलकर यहां पर कमिटमेंट किया कि हम ओवरऑल अर्थ को बचाने के लिए स्टेप करेंगे, राइट। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इस तरह के स्टेप्स हम कहीं ना कहीं करेंगे, उन कमिटमेंट्स का क्या होगा फिर। तो ये सारे पॉइंट्स को यहां पर हाईलाइट किया गया। तो एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन ये बताया जा रहा है यहां पर। नाउ हम देख लेते हैं कि यहां पर क्या की फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट का, क्या मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया इस रिपोर्ट में, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट हमें दिखेगा यहां पर राइजिंग कोल डिमांड। देखो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बिकॉज जब ओवरऑल हम जब कोल कंजम्पशन की बात करते हैं यहां पर, राइट, तो वर्ल्ड में हमें चाइना लीड करते हुए दिखता है, बिकॉज चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर, एंड आफ्टर दैट इंडिया। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट
कोल कंज्यूमर इन दी वर्ल्ड। तो ओवरऑल हम यहां पर देखते हैं 2024-25 के आसपास तो ओवर 1 बिलियन टन यहाँ पर कोल कंजम्पशन रहा है भारत का। एंड इवन इस चीज़ को हमने पॉइंट भी किया है कि देखो हमारा कोल गैसिफिकेशन मिशन की आप बात कर लो जो 2020 में इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसका एम किया था कि अबाउट 100 मिलियन एज सच टन को हम यहाँ पर गैसिफाई करेंगे। एंड स्पेसिफिकली कोल गैसिफिकेशन के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस जो कन्वर्ट करता है स्पेसिफिकली इनटू अ सिंथेसिस गैस जिसे हम सिन गैस कहते हैं, एंड प्राइमरली कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ओवरऑल यहाँ पर जब कोल गैसिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं या ओवरऑल हम जब कोल की डिमांड को देख रहे हैं तो हमें डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में इंडिया में ये इंक्रीज करते हुए दिख सकता है। और इसका रीजन भी है, देखो अगर वेस्ट क्रिटिसाइज कर रहा है कि अरे देखो ये इंडिया चाइना ये तो कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आज के वक्त में कोल ऐसा जो जिसकी वजह से ओवरऑल देखो CO2 एंड ऑल दैट बहुत ज़्यादा यहाँ पर एमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस ऐसा बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा एंड अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग को ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह का चीज़ जो देखो वेस्ट कई बार कहता है ना, ये जो ब्लेम करते हैं वेस्ट अभी आज के वक्त में, तो ये समझना चाहिए कि वेस्ट जो ऑलरेडी डेवलप हुआ है, कई सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था जब उस वक्त में काफ़ी ह्यूज काफ़ी बड़े लेवल पे एज सच ग्लोबल एमिशन हुआ है, राइट। काफी एक्सटेंसिव तरीके से कोल का इस्तेमाल किया गया और उसका जो कॉस्ट था एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में उसका एज सच देखो कोई आज के वक्त में बात नहीं करता उसके ऊपर में ज्यादा। तो एज सच वेस्ट का जो ये हिपोक्रेसी है यहां पर हमें क्लियर दिखता है। और ये चीज समझना चाहिए कि अभी इंडिया या इवन चाइना की बात कर लो, वी आर इन अ डेवलपिंग फेस, राइट। हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं, हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर एज सच हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज के साथ में हम यहाँ पर चल रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम सिर्फ फॉसिल फ्यूल बेस्ड एज सच एनर्जी के ऊपर में यहाँ पर सिर्फ बेस्ड हैं या फिर हम इनके ऊपर ही सिर्फ डिपेंडेंट है, नहीं, हम चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। एंड इवन हमें दिखेगा कि हमारा रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, तो हमने 2070 तक नेट जीरो का यहाँ पर ओवरऑल टारगेट भी कर रखा है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाते हैं। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से देखो करीब 500% हमें ज्यादा यहां पर यूज दिखा है, ज्यादा यहां पर एज सच आउटपुट हमें दिखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल कोड आउटपुट। जब हम बात करते हैं 2030 तक ये और तेजी से हमें बढ़ते हुए दिखेगा। और खास करके जब पेरिस एग्रीमेंट के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं जहां पर हमने एज सच टारगेट ही रखा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर ये एज सच 2 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत हमें रखना, तो उसमें 500% ज्यादा हमें ये चीज देखने को मिला है, राइट। एंड इवन यही चीज हम जब बात करते हैं यहां पर फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन का, तो यहां पर भी हमें 120% यहां पर ज्यादा दिखा है और 2 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में 77% यहां पर हमें ज्यादा देखने को मिला है। और ये चीज हमें बढ़ते हुए दिख सकता है बाय 2035, राइट। एंड इंडिया प्रोवाइडेड अराउंड 726 बिलियन इन ऑयल गैस सब्सिडीज इन 2030, दैट ऑल्सो हाईलाइटिंग कि हम कितना ज्यादा यहां पर एज सच कंज्यूम कर रहे हैं आज के वक्त में। नाउ मेजर कंट्रीब्यूटर्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो चाइना, यूएस, रशिया, राइट, ये 3 कंट्रीज अगर हम यहाँ पर ले लें तो ये 50% ऑफ द ग्लोबल एक्सट्रैक्शन आपका ओवरऑल यहाँ पे दिखेगा फॉसिल फ्यूल का, और एमिशन देखने को मिलेगा एज सच 2022 तक। एंड 20 मेजर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो 80% ऑफ द ग्लोबल फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन ये कर रहे हैं, मतलब 20 मेजर प्रोड्यूसर मिलकर एज सच 80% से ज्यादा ग्लोबल फॉसिल फ्यूल का प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। तो समझ सकते हो यहाँ पर एज सच ये वो बेस कंट्रीज होंगे जो दे आर डेवलप्ड और दे आर इन दैट वेरी एज सच डेवलपिंग फेज, ओके। तो इसमें डेफिनेटली चाइना, यूएस, इंडिया ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी। एंड एट द सेम टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज सच इस रिपोर्ट का वो है लिमिटेड अलाइनमेंट विद क्लाइमेट टारगेट्स। क्योंकि यहां पर देखो 20 में से ऐसे 17 कंट्रीज हैं, दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज एटलीस्ट 1 फॉसिल बाई 2030, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड 11 देश ऐसे हैं जो ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई प्रोड्यूस कर रहे हैं 2023 के कंपैरिजन में, ओके, फॉसिल फ्यूल्स को। एंड 6 देश ऐसे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर जो नेट जीरो का टारगेट है, राइट, उसके साथ में अलाइन करके चीज़ों को यहाँ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है इस रिपोर्ट का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, राइट। अब हम समझ लेते हैं कि मतलब यहाँ पर इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया कैसे बैलेंस आउट कर रहा है कार्बन एमिशन ओवरऑल जब हम देखते हैं, या फिर ऐसा जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड हमारा एनर्जी का ऐसा डिपेंडेंसी है और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में उसे कैसे बैलेंस कर रहे हैं, इसको यहाँ पर समझना जरूरी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये यहाँ पर एसएच डाटा दिख रहा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। देखो यहाँ पर इंडिया की जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है, मिक्स मतलब फॉसिल फ्यूल और प्लस नॉन फॉसिल फ्यूल दोनों मिलाकर। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो थर्मल के रिस्पेक्ट में जब हम बात करें तो 240 एसएच आपको गीगावाट आपको यहाँ पर दिखेगा। एट द सेम टाइम हाइड्रो से हम कितना कर रहे हैं, न्यूक्लियर से कितना कर रहे हैं, राइट, आज के समय में। देन सोलर पावर के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो 110.9 गीगावाट के आसपास यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसी चीज़ को देखो यहाँ पर सेपरेट करके दिया हुआ है नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया में कितना है। तो आपको दिखेगा एज सच कि हम ठीक ठाक यहाँ पर एज सच जब रिन्यूएबल के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड करते हैं तो सोलर के साथ में देखो काफ़ी तेज़ी से हम यहाँ पर बेहतर करते हुए दिख रहे हैं। और देखो
खास करके इंडिया की जो स्टेप रही है इंटरनेशनल सोलर अलियंस ISA के साथ में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी एक वन ऑफ द रोबस्ट और बहुत बड़ा ये एज सच एक स्टेप था, इनिशिएटिव था भारत की तरफ से, जहाँ पर हम डिपेंडेंसी को सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ा रहे हैं। वो सारी कंट्रीज़ जहाँ पर एज सच इंसोलेशन काफ़ी अच्छा है, और खास करके ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के आसपास में हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन सारी कंट्रीज़ को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। एंड जो ओवरऑल सोलर एनर्जी के थ्रू से हम एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर में बात करते हैं यहाँ पर। देन बायो पावर हो गया 11.6, एज सच 4.92%, राइट। एट द सेम टाइम हाइड्रो के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 20.35% हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है, न्यूक्लियर से 3.73%, विंड पावर से 21.78%। देखो ये जो है ना एज सच, ये PIB का डाटा है 2025 का है, जून का। अब इस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है, राइट, प्रीलिम्स में देखें आज क्यों कि इंडिया में नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा किसका है, परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो आपको हो सकता है वो बोल दें कि भाई विंड पावर का सबसे ज़्यादा है या हाइड्रो का सबसे ज़्यादा है, हाइड्रो पावर प्लांट का। यहाँ पर देखो सोलर पावर है जिसका अराउंड 110.9 गीगावाट का एंड 47.06% एज सच जो इंडिया की मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है वो सोलर से आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें एनालाइज करने की जरूरत है। तो ओवरऑल देखो यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन इंडिया बैलेंस फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन विद रिन्यूएबल एनर्जी। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें तो आज के वक्त में कि जो कोल वाला एस्पेक्ट हम देख रहे हैं, एक तो डेफिनेटली वो हमें यहाँ पर इंक्रीज करते हुए दिखा है ट्रेंड में, लेकिन हम अपनी बाकी एस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो जैसे ग्रीन एनर्जी हो गया, राइट, या फिर जब हम बात यहाँ पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की करते हैं, राइट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, राइट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके, इसको हम कहीं ना कहीं एज सच बढ़ा सकते हैं। हम एनर्जी स्टोरेज के ऊपर में यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, अपनी एज सच कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, बैटरी के रेस्पेक्ट में हो गया, पम्प्ड हाइड्रो के रेस्पेक्ट में हो गया, राइट। तो ओवरऑल इससे क्या होगा कि सोलर और विंड एनर्जी का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है हम वो यहाँ पर करके जो ओवरऑल फॉसिल फ्यूल के ऊपर में जो हमारा डिपेंडेंसी है, जो रिलायंस है, हम उसको कम कर सकते हैं, राइट। तो डेफिनेटली ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जा सकता है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि हम जो वर्कर्स है, जैसे अगर कोल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, तो जरा देखो होता क्या है ना कि जहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी चल रहा है, माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादातर आपको कहाँ दिखेगा, झारखंड में दिखेगा, राइट, कुछ वेस्ट बंगाल के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एट द सेम टाइम छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया। तो यहाँ पर हम सोलर पार्क बना सकते हैं एट द सेम टाइम, राइट, जहाँ पर जो सोशली या फिर जो लोकलाइज्ड एरिया में वहाँ पर हम ऐसा सोलर बेस्ड एनर्जी को प्रोवाइड करके बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। हम एफॉरेस्टेशन के ऊपर में ध्यान दे सकते हैं, राइट, उस रीजन में एट द सेम टाइम, राइट। तो जैसे सोशल हम रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वर्क करता है, राइट, उस हिसाब से डेवलप किया जा सकता है उस रीजन को। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके। इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। We can enforce strict energy efficiency standards at the same time and promote demand response program to reduce overall energy demand and balance here, right? For example, perform, achieve and trade as such, जैसे स्कीम हो गया, पैट स्कीम इसका एग्जांपल है, राइट। या फिर इसी तरीके से कई और इनिशिएटिव्स लिया गया है इंडिया के तहत से, राइट, जैसे कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में मैंने बताया आपको, लाइक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स हो गया, राइट। दैट इज एट द सेम टाइम फेम इनिशिएटिव जो है हमारा, फेम के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, दैट इज फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ EVs हियर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम प्रमोट करेंगे, जो जिससे हमारा ओवरऑल CO2 का जो एमिशन है वो यहाँ पर डेफिनेटली रिड्यूस करेगा ड्रास्टिकली, राइट। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। हम एज सच यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं जो हमारे सस्टेनेबल गोल के साथ में अलाइन हो ज़्यादा करके, राइट। तो ओवरऑल देखो इंडिया करंटली बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है ओवरऑल एस्पेक्ट्स को, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में हम एज सच फॉसिल फ्यूल्स का डेफिनेटली उसका भी यूज़ है यहाँ पर, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम कंप्लीटली ये कह दें कि नो हम आज के बाद से या 2025 के बाद से हम कभी और फॉसिल फ्यूल को यूज़ नहीं करेंगे, राइट। ऐसा नहीं होता है, राइट। एक बैलेंस वे पे हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा एंड डेफिनेटली जो वेस्ट का एस्पेक्ट्स है, वेस्ट का जो हिपोक्रेटिक स्टांस रहता है उसको भी यहाँ पर हमें काउंटर करने की ज़रूरत है। और स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के रेस्पेक्ट में, इंडिया एडवोकेट करता आया है, ग्लोबल वॉइस के तौर पे सामने उभर के आया है इस रेस्पेक्ट में, राइट। हमने कई सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं, राइट। तो ओवरऑल देखो इस तरह के जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा जो भी पॉइंट्स के ऊपर में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है, राइट। तो इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए करंट अफेयर्स में जो भी चल रहे हैं, राइट, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करते हैं। एंड फॉर दैट अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। अपडेटेड लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।